Good evening, sir. Good evening, beta. I'm audible. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening to everyone. Good evening. Good evening, Arnav. ठीक है जी. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके. एक मिनट बस. चलिए. आर एनवायरमेंट विजिबल बेटा सबको? अगेन आई एम आस्किंग. विजिबल बेटा? Yes, sir. और Yes, Yes. sir. सो आर एनवायरमेंट जो आपका बोर्ड्स में ये चैप्टर आ रहा है, छोटा सा चैप्टर है और कहाँ कहाँ रिलेट करेगा हमारे डेली लाइफ से चैप्टर देखेंगे उसके बारे में. जो आप लोग जानते हो कि एनवायरमेंट जो वर्ड है वो किससे मिलके बनता है? तो आप कहेंगे कि सर जो भी हमारे सराउंडिंग में है हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारे एनवायरमेंट हुआ. Yes, राइट? sir. करेक्ट. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आर एनवायरमेंट की, हमारे एनवायरमेंट की. तो वो एवरीथिंग that in our surround is in our surrounding which is our environment. नंबर 1. अब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं. अब देखें अगर हम ध्यान से तो हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स भी होती हैं और हमारे सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं. करेक्ट? तो दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलती हैं. दूसरे वर्ड्स में हम इन थिंग्स को क्या बोलते हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि बायोटिक Sir, biotic और abiotic. और एबायोटिक थिंग्स जो हैं हमारे सराउंडिंग में है ना. एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है. और इन दोनों के ही इंटरैक्शन से बच्चों, इन दोनों के ही इंटरैक्शन से फॉर्मेशन होता है एक इकोसिस्टम का. तो इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या रोल होते हैं इंडिविजुअली और दोनों के साइमल्टेनियसली एक साथ या साथ साथ कैसे कैसे रोल परफॉर्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. इस चैप्टर में हम उसके साथ डील करेंगे. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसको फर्दर बनाते हैं, जो हम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जिसको रखते हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एवरीथिंग विच इज हमारे सराउंडिंग, जिससे हमारा इकोसिस्टम फॉर्म होता है. तो इकोसिस्टम जो बनता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि इन दोनों के
इंटरैक्शन से, इन दोनों के इंटरैक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर एक बात? तो इकोसिस्टम, यस सर। हाँ, तो आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। तो क्या हो बच्चों, अगर सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। किस तरह का वेस्ट होता है हमारे आसपास, या हम किस तरह का वेस्ट बनाते हैं, और ये जो वेस्ट है ये बन कहाँ से रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये हमारी ही एक्टिविटीज से तो बन रहा है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वही इस वेस्ट को बना रही है। अच्छा, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या अदर एनिमल्स भी को भी आप इंक्लूड करोगे इसमें? बताइए बच्चों। करेंगे। करोगे, ओके। तो यानी जो भी करेंगे। अच्छा, मैं कहूँ कि अच्छा हमारे एनवायरमेंटल कोई भी प्रॉब्लम्स हो XYZ, तो जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लीड कौन करता है? तो आप कहेंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लीड्स बाय मेजरली Humans. ह्यूमंस। ठीक है, तो मेजरली इनको ह्यूमंस लीड करते हैं। आप देखो कि कई तरह की समस्याएं जो हम जानते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलेंगे भी, अभी हम बात करेंगे। So by looking at the waste product produced by us today, we can simply deduce that the waste produced by our last generation would be much different from ours. बिल्कुल ठीक बात है। आज के टाइम पे हमारे पास वेस्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। हमारा ब्रोकन टेम्पर्ड ग्लास हो सकता है, कोई ओल्ड डेटा केबल हो सकती है, कोई मोबाइल कवर आज के टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं। भाई आज से अगर हम 30 इयर्स पहले की बात करें तो ऐसे वेस्ट हमें देखने को नहीं मिलते होंगे जो हमारे पेरेंट्स ने देखे हो हमसे पहले। वो हम आज एक अलग तरह के वेस्ट बना रहे हैं या हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, यस सर। राइट? तो मोबाइल के एक्सेसरीज हैं, न्यू बहुत सारे रिसोर्सेज, न्यू हाँ, वेस्ट। न्यू रिसोर्सेज, न्यू वेस्ट, जो कि हमें पहले शायद देखने को नहीं मिलते थे। हमारा जो प्लानेट है बच्चों, कॉन्टिन्यूसली अगर हम देखें तो रिलेंटिवली ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन। corresponding growth in waste product also occur। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेटा आप अभी आपने रिसोर्सेज बोला, तो इनका यूजेस भी बढ़ेगा। यस सर, तो चीजों वेस्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस वो होगा। वेस्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ग्रोथ हो रही है वेस्ट प्रोडक्ट में। हम ये कह सकते हैं कि हर साल या हर दिन या हर साल ग्रोथ हो ही रही है। हमारी सोसाइटी जो है वो, जो उसके एटिकेट्स हैं, एटिकेट दैट सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर इमीडिएट living areas. These waste creates huge environmental problems impacting the entire planet. Recycling is the method to responsibly deal with this problem. अच्छा, हम ऐसा भी तो करते हैं ना कई बार कि हम वेस्ट को सेपरेट कर लेते हैं बच्चों, करते ही नहीं करते। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर का डस्टबिन है, एक ग्रीन कलर का डस्टबिन है, एक ब्लैक कलर का डस्टबिन है। यस सर, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए। गीला गीला सूखा, गीला कूड़ा यस है सर, तो कहाँ डालेंगे? बायोडिग्रेडेबल, नॉन करेक्ट, बायोडिग्रेडेबल। करेक्ट, करेक्ट। तो किस तरह का वेस्ट है हम उसको पहले से भी तो सेपरेट कर सकते हैं कि यस सर। हमें इसमें प्लास्टिक का कचरा डालना है, हमें यहाँ पे गीला कूड़ा डालना है या वेस्ट डालना है, या सर पर हमें हमारे हाँ आसपास जो एरियाज हैं सर, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है सर, वहाँ एक ही रखते हैं, और उन्हें पहाड़ सा जो बना के रखा हुआ है सर करेक्ट, दिल्ली में सर, उधर रख देते हैं करेक्ट, या फिर जला देते हैं। करेक्ट। अच्छा, क्या जलाना सॉल्यूशन है? सही नो सर, इससे No, sir. पोल्यूशन और बढ़ रहा है, बढ़ जिससे रहा है, हमें प्रॉब्लम्स होगी, सफोकेशन सफोकेशन और होगी बच्चों। डिजीज। पिछले कई सालों में लंग कैंसर्स के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैंसर्स के जो केसेस आए हैं, वो कहीं ना कहीं इन पॉल्यूशन, जो भी हम जो प्लास्टिक है उसको बर्न करते हैं, उनसे जो केमिकल्स निकलते हैं, उनके केसेस देखने को मिले हैं। जो लास्ट कुछ सालों में लंग कैंसर्स के कई जो केसेस देखने को मिले हैं, उसमें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को रखा गया तो उसमें केमिकल्स को रखा गया, क्योंकि केमिकल्स भी होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। कई अलग अलग एजेंट्स होते हैं कैंसर को कॉज करने वाले, कई फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कई बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कई केमिकल एजेंट्स होते हैं। तो एक सर्वे में, एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि
ये केमिकल्स को बर्न करना, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बर्न करना, जिसमें से कई केमिकल्स ऐसे रिलीज हुए जो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिले और उन्होंने कैंसर सेल्स को हिट किया, जिससे लंग कैंसर के केसेस कई बढ़े। तो हम सेपरेट कर सकते हैं, यस, लेकिन जलाना एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, स्पेशली उन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। तो रिसाइकलिंग एक मेथड हो सकता है। क्या हम रिसाइकलिंग करते हैं अपने आसपास? हम देखते हैं कि हमने इसको रिसाइकल किया रादर देन थ्रो करने से। कितनी चीजें ऐसी आप लोग देखते हैं, ऐसे एग्जांपल्स आप लोग जानते हो बच्चों, जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं? कम ऑन, कोई बताएगा मुझे? पेपर, पेपर Clothes. नंबर 1, क्लोथ्स, Metals. मेटल्स, ऑलराइट, गुड। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे हम चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं रादर देन उसको थ्रो करना। Thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक्स एज वेल। तो रिसाइकल करना एक, अगर हम कर सकते हैं चीजों को, और बिल्कुल कर सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, सभी का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट यूज जरूर किया जाता है। इवन फेशियल मैटर्स को भी खाद बनाने में, मैन्योर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे भी मैन्योर बनाया जा सकता है। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज इस दुनिया में वेस्ट हो सकती है? कुछ ना कुछ जरूर उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा। तो पहला जो स्टेप होता है रिसाइकलिंग के लिए, हमें उनको सेपरेट करना जरूरी है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ब्लू कलर के डस्टबिन की, ग्रीन कलर के डस्टबिन की, रेड Yes, कलर sir. के डस्टबिन की, सर लोगों को पता होनी चाहिए सर, नॉलेज होनी चाहिए, वरना सर करेक्ट, एक ही में डाल देंगे। एक ही में डाल देंगे। लेकिन बच्चों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब आप कहीं कहीं मॉल्स में जाते हो या आप कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हो या आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा हो कभी, तो वहां पे भी ऐसे सेपरेट जो बीन्स होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे यस सर, प्लास्टिक के लिए यूज करना है, किसको गीले वेस्ट के लिए यूज करना है, किसको सूखे वेस्ट के लिए यूज करना है। यस सर। तो सब पर इस क्लियर लेबलिंग नहीं होती पर उन करेक्ट, स्कूल्स में अब सर, क्योंकि इस बेटा वजह से बच्चों को तो मैक्सिमम, नहीं सिखा सकते। हाँ, अगर इवन कई बार बड़ों को भी नहीं पता होता कि हमें कौन सा कूड़ा कहाँ पे डालना है, होता ही नहीं होता, यस सर, क्योंकि उस पर लेबलिंग नहीं है। करेक्ट, हमें पता ही नहीं होता और हम जल्दी जल्दी में कई बार बस थ्रो करने से मतलब होता है और हम कहीं भी उसको थ्रो कर देते हैं। तो ये सेपरेट करने से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जहां पे कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बायो डिग्रेडेबल होते हैं और कुछ सर वो ऐसे होते खाद के हैं, लिए यूज हो सकते हैं, पर वो भी अगर जल जाएंगे तो वेस्ट ही करेंगे एक तरह से उसका। करेक्ट। तो बायोडिग्रेडेबल जो टर्म है हम उसको यूज करते हैं उन थिंग्स के लिए जिनको हम वापस से डिकम्पोज कर सकते हैं, इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। ऐसी सामग्री, ऐसे वेस्ट जिसे हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, तो दोज वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसमें कई एजेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। हम कई एजेंट्स की हेल्प से इनको वापस हम इनको डिकम्पोज आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें रोल प्ले करते हैं कई एजेंट्स, हम कह सकते हैं वाटर, ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करते हैं। हाँ बेटा आगे बोलो बोलो बोलो, शाबाश। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी गुड। और सर अल्ट्रा यूवी रेज हो सकती हैं, गुड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इसमें, सर यूवी रेज हो हीट, सकते हैं। एनवायरनमेंट, कौन सा बेटा? हीट, हीट हो हीट भी सकती है। चाहिए इसमें, वो सरवाइव कर पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, यूवी रेज बेटा सन के आगे तो अल्टीमेटली उनसे हमें हीट तो मिलेगी मिलेगी, यस, है ना? करेक्ट। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि जो दूसरी तरफ आते हैं दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन आसानी से ना होने वाले, ब्रेक होने वाले या इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरीज में रखते हैं। ये देखिए जरा, ये हमारी ही किचन से निकला हुआ, हमारे ही द्वारा यूज किया हुआ
ये सारा वो वेस्ट है। सर वेजिटेबल और फ्रूट स्क्रैप। फ्रूट क्रैप्स, करेक्ट। तो ये आसानी से डिग्रेड हो सकती हैं और हम इनका क्या बना सकते हैं? मैन्योर बन सकता है इनसे, सब Yes, मैन्योर। sir. यस मैन्योर सर। बन सकता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। मुझे कोई प्रोसेस होती है यहाँ पे, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? सर कंपोज। कंपोस्टिंग, यस सर, कंपोस्टिंग। है ना? और एक होती है वर्मी कंपोस्टिंग, डिकम्पोजिशन। Yes, sir. राइट? यस सर। करेक्ट। Decomposition by Yes, the sir. worms by the earth form, वर्मी कंपोस्टिंग, रेड वर्म्स जिसको आप बोलते हो, यस सर। राइट? करेक्ट। तो फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, ये सभी इसके अंदर आएंगे। जो आपके जो फ्रूट्स के, वेजेस के, इनके जो पील्स है वो सभी इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गए। उसके अलावा कॉटन, जूट, कमान आप बताइए, डंग, पेपर, etc. These all are comes in the biodegradable waste. So the substances which can be decomposed by the action of the microorganisms are called biodegradable wastes. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा क्या होता है बच्चों? चलो वाटर की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की, एसिड रेन भी चलो ठीक है, हमने माना कि डिकम्पोज करने में हेल्प प्ले करेगा या रोल प्ले करेगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ऐसा क्या है? सर एंजाइम्स, पर्टिकुलर चीज को डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। करेक्ट। तो ऐसे कई एंजाइम्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जो इनके ऊपर एक्ट करेंगे। तो एंजाइमिनल रिएक्शन देखने को मिलती है बच्चों हमें। हमारे पास भी, इवन हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास भी ऐसे एंजाइम नहीं है कि हम कुछ भी खाएं और वो डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी Yes, खा लें sir. कि जैद सर को हम हम, ओमनिवोरस है ना। हाँ ऐसा थोड़ी है कि हम जैद को या कृष्णा को कोयला खाने के लिए दे दें और बोले कि चलो डाइजेस्ट हो जाएगा, खा लो, पेट भर जाएगा तुम्हारा। ऐसा है क्या कृष्णा? नहीं सर, नहीं कर सकता। क्यों? या टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। अरे टेस्ट छोड़, तेरे पास तो वो एंजाइम भी नहीं है ना। क्यों यस कृष्णा? सर। नहीं है। सर बहुत मुश्किल से पचेगा फिर तो। अरे कुछ भी नहीं होगा उसमें तो, क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं है कृष्णा की बॉडी में ऐसा कि उसको डाइजेस्ट कर सके। नहीं तो कोयला नहीं खा लेता, यस सर। नहीं तो चेयर खा लेता, प्लास्टिक खा लेता, कागज खा लेता। तो इसी तरह से किसी भी चीज को अगर डिकम्पोज होना है, प्रॉपर एंजाइम्स होने चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए, या आसान शब्दों में उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है? तो लेकिन एंजाइम्स बच्चों ऐसे भी नहीं है कि वो डिकम्पोज कर दे किसी भी चीज को। हर एक चीज को डिकम्पोज करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। So when a dead leaf or banana peel is thrown outside, it acted upon the several microorganisms like bacteria, fungus, small insects in a time period, limited time period. ये सभी जो हैं इसको डिकम्पोज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये देखिए, ये वो मटेरियल हैं जो डिकम्पोज्ड नहीं हो सकते। हम इसे कहाँ डाल सकते हैं? हम इसको सॉइल में डाल देते हैं, लेकिन कई सालों बाद भी जब हम इसको निकालेंगे तो क्या कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इसमें? नहीं सर, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में, क्योंकि सॉइल में इसको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स ही नहीं है। यस जो सर। सब सारा कंसिस्ट है प्लास्टिक मटेरियल से, मेटल स्क्रैप से, एल्यूमिनियम कैंस हो गई, बॉटल्स हो गई, और भी कोई हजार्डस केमिकल्स जो हैं, इवन ये क्या करेंगे? ये केमिकल्स ही रिलीज करेंगे वहां पे और सॉइल को कैसा बना देंगे बच्चों? सर इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। यस सर, इनफर्टाइल। अनुपजाऊ। सर वैसे कुछ होता है ना सर, फंजाई जो होते हैं सर, आजकल खाना बनाने में प्लास्टिक यूज करते हैं जिससे वो डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर मशरूम खाने को देते हैं। किसको देते हैं? सर आजकल यूज करते हैं सर, प्लास्टिक को डिकम्पोज करके सर उसका फूड बना देते हैं सर, फंजाई खा जाती हैं। फंगस खा लेती हैं।
तो वो एंजाइमिनल एक्शन लेकिन नेचुरल प्रोसेस नहीं है ना बेटा, वो तो सिंथेटिक प्रोसेस हो गई। इज इट बेटा? वो तो सिंथेटिक प्रोसेस हो गई ना, या मैनमेड वो, ये तो मैनमेड प्रोसेस होगी। Yes, sir. नेचुरल प्रोसेस थोड़ी हुई फिर, वो बना देते हैं। कौन बना देते हैं? क्या फंगस बनाती है प्लास्टिक को? सर प्लास्टिक नहीं होती, पर सर जब खाते हैं नो, अगर वो एक्शन हो रहा है तो मैनमेड होगा, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं होगी वो। यस सर, हम ही कंडीशन में रख रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली ऐसा हो। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्सटेंस which cannot be decomposed by the action of the microorganisms. Plastics, polythene, plastic, polythene और metals और कई सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, और रेडियो एक्टिव वेस्ट्स हो गए, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कैसे बोल सकते हैं? पेस्टिसाइड्स ये सभी ऐसे हैं जो क्या हैं? These are the several examples of the non-biodegradable wastes. Harmful. Ever increasing the load of non-biodegradable trash is a growing concern all over the world and several countries. आपने देखा है ना कि हम इन वेस्ट को किस तरह से यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने वेस्ट टू वंडर तो देखा ही होगा ना, Yes, sir. सुना है ना उसके बारे में? यस सर। आप लोग जानते हो Yes, कि उसको sir. इन्हीं तरह के मटेरियल से बनाया गया है। आप लोग वो भी जानते हो कि जो, सर जो दिल्ली Yes, में sir. है ना सर, हाँ बेटा, हाँ करेक्ट, द 7 वंडर्स बनाया सर इनसे 7 garlic। वंडर्स, हाँ। तो इवन बेटा कई टाइल्स होती हैं, बहुत सारी यूजफुल चीजें जो हैं इनसे बनाई जाती हैं इन वेस्ट से। कई लैंडफिल्स यस जो होती हैं सर, बड़ी वो बड़ी, जो टाइल्स होते हैं सर अजीब से ब्लॉक पीस जैसे, सर ब्लॉक वो भी पीसेस, बनती है। करेक्ट। लैंडफिल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गाजीपुर लैंडफिल। आप लोगों ने यस एक, सर। हाँ, अपनी ईस्ट दिल्ली में उधर गाजीपुर में एक है, वहाँ पे उधर आपका आजादपुर साइड है एक, मॉडल टाउन से आगे, आजादपुर से आगे। तो वहाँ पे ये सारे वेस्ट मतलब इकट्ठे होते हैं, और इनको फिर जैसे कि हमने बात की थी, बर्न करने वाली कुछ चीज़ों को बर्न कर दिया जाता है, कुछ चीज़ों को रीयूज कर लिया जाता है, रीयूज के लिए भेज दिया जाता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है उनसे बनाए भी जाते हैं। तभी तो, नहीं तो ये इतने प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इनके जो बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा, ये कहाँ जाएंगे? ये दो टाइप का, ये बेसिकली जो आपका टॉपिक ये आता है, ये गार्बेज डिस्पोजेबल्स के अंदर आता है। जो आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो इम्प्रूवमेंट जो आया है लाइफस्टाइल में, जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में कुछ अलग टाइप के वेस्ट थे, आज कुछ नए टाइप के अलग वेस्ट निकल रहे हैं, ये लाइफस्टाइल की वजह से ही है। वो एक्यूमुलेट हो रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल, अलग अलग तरह के, राइट। तो भाई इकोसिस्टम, ये होते हैं आपके वेस्ट मटेरियल बेसिकली, ठीक है जी। फिर आता है इकोसिस्टम। तो हमने अभी जैसे छोटी सी एक डेफिनेशन के बारे में बात की थी इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या बोला था हमने? देखो, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, यस सर, सर जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ इंटरैक्ट करते हो, यस सर इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिसमें हमने बात की, तो ये ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। या आसान शब्दों में कि इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म इकोसिस्टम। और आसान शब्दों में हम क्या कहते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक जितनी भी जो थिंग्स हैं, ये मिलके क्या फॉर्म कर रही हैं? इकोसिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। और इन दोनों में से अगर कोई भी चीजें नहीं होंगी तो कई प्रोसेसेस रुक सकती है। इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड हैं एक दूसरे पे,
है ना। अगर हम इकोसिस्टम में देखें तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं बच्चों, कंपोनेंट्स में इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस सर, प्लांट्स, फ्लोरा फौना, फिर एनिमल्स में जितनी कैटेगरी हैं। करेक्ट, एनिमल्स और एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे, एयर क्या क्या आ Soil, जाएगा, water, air. सॉइल, Correct. वाटर, Air, एयर, मेटल, वाटर, एयर, वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। लैंड, है ना, लैंडफॉर्म्स, रॉक्स। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, रॉक्स एटसेट्रा, ये सभी, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इवन मैंने जो भी बात की, मैंने कहा कि लिविंग कंपोनेंट्स में ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यस, फॉर व्हाट कृष्णा, फॉर सर्वाइवल या सर फूड, their एयर, food? बहुत सारी चीजें। और बेटा जब ये फूड के ऊपर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों, जब ये फूड पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो क्या होता है, आगे जाके फूड चेन बनती है, सर फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। सर। वैसे बायोटिक और एबायोटिक, हम्म, सर एबायोटिक के ऊपर बायोटिक, यानी बायोटिक वाले सारे ऑर्गेनिज्म एबायोटिक हम्म, चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर सर एबायोटिक तो बायोटिक के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना। ये नहीं है भाई। पानी को क्या मतलब है लायन से, यस सर। सोचिए। सर लाइफ अगर खत्म होंगे तब भी एबायोटिक चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। तो बेटा पहले तो एबायोटिक चीजें बनी है ना, बाद में तो लाइफ बनी है। यस सर। हमें इवोल्यूशन की थ्योरीज ने यही तो सिखाया था कि पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स है, बाद में चीजें हैं, यस सर। है ना। हम सर बोल अभी रहे हैं पता कि चल गया ना, शायद वो लाइटनिंग वाला कंपोनेंट था कि सर हाँ, एबायोटिक चीजें बायोटिक में कन्वर्ट हुई हैं। करेक्ट। तो ये जो जैसे लाइट भी है, लेट सपोज, अब हम सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है ना, सनलाइट हमारे ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है, यस सर। राइट। अगर ये लाइट नहीं पहुंचेगी हमारे पास तक तो ये फूड चेन कहाँ से बनेगी, यस हम सर। हम कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो पाएंगे, है ना, छोटी सी बात बिल्कुल। तो ये फूड चेन जो है ये मिलके आगे जाके आपका फॉर्मेशन करती है फूड वेब्स का, पढ़ेंगे फूड वेब्स के बारे में भी अभी हम यस लोग सर, आगे, पढ़ा है। ठीक है, गुड। तो ये इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, जो कि आगे जाके फूड चेन बना रहे हैं, फूड वेब बन रहे हैं हमारे इस नेचर में, यस सर। ठीक है। वैसे भी हमारा पूरा जो हाँ, यूनिवर्स है सर वो एबायोटिक चीजों से ही बना है, उसमें से तो बहुत थोड़ा सा बायोटिक हमारे पास है। करेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, जो अभी हम गार्बेज की बात कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स को इनको क्रिएट कर रही है। अब देखो इकोसिस्टम भी जो हो गया बेटा, इकोसिस्टम भी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है फॉरेस्ट का, पॉन्ड का, एटसेट्रा। इकोसिस्टम के अपने टाइप होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, कितनी सुंदर पिक्चर है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक नेचुरल इकोसिस्टम को, है ना। दो टाइप्स हो गए आपके, तो ये हो गया हमारा पहला नेचुरल इकोसिस्टम। और एग्जांपल इसमें तो आप कहेंगे कि ओशियन इकोसिस्टम, ये भी इसका एग्जांपल हो गया। लेक हो गया, यस यस सर। फॉरेस्ट हो गया उसका एग्जांपल, फॉरेस्ट भी यस रखेंगे, सर। है ना। चलिए, तो ये फॉरेस्ट हमारा हो ही गया, चलो ओशियन हो गया उसके अंदर। अच्छा, लेक आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये सभी जो है, अच्छा पॉन्ड रख दो इसके अंदर, पॉन्ड रख सकता हूँ क्या मैं, बताइए, क्या पॉन्ड सर में, नेचुरल No, sir. अगर बनाए नो तो सर। रख सकते हैं। हाँ अगर नेचर ने बनाया है तो रख सकते हैं। अच्छा पॉन्ड नेचर कैसे, सर एक्वेरियम तो नहीं रख सकते। एक्वेरियम तो नहीं एक्वेरियम रख नहीं होगा। सकते। अच्छा क्रॉप फील्ड रख सकते हैं, क्रॉप फील्ड नो सर। No, sir. नहीं रख सकते, सर वो तो नेचर कभी बना ही नहीं सकती क्योंकि बना ही नहीं क्रॉप सकते, हमें ही चाहिए होती है। करेक्ट, राइट। तो ये देखिए, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। ये आर्टिफिशियल हमारे क्रॉप फील्ड जो होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। एक्वेरियम हमारा इसके अंदर आ गया। अच्छा गार्डन जो है, हम अपनी टेरेस पे गार्डन बना रहे हैं, ठीक है, सपोज, तो ये गार्डन उसके अंदर आ गया। आपने आर्टिफिशियल। हाँ, तो वो भी आर्टिफिशियल में आ गया, राइट। सो ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गए बच्चों, ठीक है जी। अच्छा,
अब इसके अंदर कंपोनेंट जो हो गए हमारे इकोसिस्टम के, जैसे कि हमारे एबायोटिक की बात की हमने और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, और अब ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स क्या हैं, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो। जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो तो वो प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स जो उन्हें कंज्यूम Consumer- करते हैं, और डिकम्पोजर्स जो उसे डिकम्पोज करते हैं। correct. So we can divide it consumers further, like herbivores, carnivores, omnivores और parasites. ये भी आप लोग जानते हो कि कौन फ्लैश यस की सर, जगह सर ये से सब कंज्यूम करते हैं क्योंकि कंज्यूम करते हैं। पैरासाइट्स को फर्दर फिर हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स में। Endoparacyte. एंडोपैरासाइट। और इनकी खासियत क्या होती है, स्पेशलिटी क्या है इनकी, किल नहीं करेंगे अपने, ये अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस होस्ट के ऊपर Host ये body रहते के। हैं। यस सर, आलसी एक तरह से। यस सर, अरे नहीं, पूडर हाउस के लिए। हाँ बेटा, अगर ये होस्ट को किल कर देंगे तो यस इनका सर, तो दाना फिर पानी इन्हें बंद हो खाना जाएगा। मिलेगा नहीं सर, हाँ, नया होस्ट ढूंढने के लिए फिर जाना इनको नए पड़ेगा। होस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये शेल्टर और अपने होस्ट के पास रहते हैं, सब मरने नहीं देते पर सर जीने भी नहीं देते चैन से। जीने भी नहीं देते, करेक्ट है ना। तो ये होस्ट सर के पास सर कोरोना तो वैसे वायरस है सर, वो तो मरने भी देगा, पर सर वैसे ही वो जा नहीं रहा हमारे छोड़ के। हाँ, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आपके जितने भी, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, जो हमने डिवीजन ये किया है बच्चों, दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, ये जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बिहाफ पे ये डिवीजन हो गया। हमने फर्दर बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में। सारे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आ गए, ऑल ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे आ गए। और एग्जांपल बताइए मुझे जरा इसमें, जैसे कि आप बोलोगे इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं आपके, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते ग्रीन हैं, ऑटोट्रॉफिक सर, ऑटोट्रॉफी कहते हैं ना सीधा सीधा। सीधा सीधा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी। हाँ ग्रीन एल्गी हो गई इसके अंदर, ठीक है, एल्गी आ गया, ग्रीन एल्गी स्पेशली, ठीक है, राइट। कंज्यूमर्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स सारे, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, राइट। यस सर। Right? They are dependent directly or indirectly on the producers. Then decomposer sir. include the organism which decompose the dead plants, right? यस Or सर। animals, but the best example of the decomposers are the bacterias and the fungus, right? Yes, सर एक तरह Yes, से ये कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट है। They are dependent on the consumers as well. You can see that, correct? Right. तो ये फर्दर हम डिवीजन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये तो आपने देखा होगा कभी, ये सभी ने देखा होगा ना। और सर हम ये भी कह सकते हैं ना सर, प्रोड्यूसर्स डिकम्पोजर्स पे डिपेंडेंट है। हाँ, कर सकते हैं लिंक। सर खाद नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी तो होगी कैसे करेंगे प्रोडक्शन, है ना। यस सर, खाद चेन से, बन गई ना। मैन्योर से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं। यस सर। तो न्यूट्रिएंट्स को रोक देंगे हम उसके। अब ये क्या है, ये ग्रीन एल्गे है, एल्गे Yes, है sir. ये, है ना। यस सर, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, करेक्ट, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके। ये कंज्यूमर्स हो गए सारे, राइट, ये सभी कंज्यूमर्स हो गए। और देखिए जरा, ये सभी डिकम्पोजर्स हो गए, ये फंगस हो गई आपकी। और फंगस की बहुत सारी डिविजन्स है, फंगस के बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, यस सर। ठीक है। तो ये देखने को मिलती है हमें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। और फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। व्हाट इज दिस फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्या बताता है हमें। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है, that are those that are contained to freshwater environments. The ecosystem of freshwater include the relatively small fish, amphibians, insects of various sorts and the plants. तो फ्रेश वाटर में जो जो हमें देखने को मिलेगा उनके बारे में यहाँ बात की गई है।
ठीक है। बिगर फिशेस की अगर हम बात करें तो यूजुअली हमें सी में देखने को मिलती है। स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द फूड वेब ऑफ दिस सॉर्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आर द प्लैंक्टन्स। बेटा प्लैंक्टन्स कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानते हैं आप लोग प्लैंक्टन्स के बारे में? प्लैंक्टन्स सर फाइटोप्लैंक्टन तो सुना है। बेटा ज़ूओप्लैंक्टन्स भी होते हैं बच्चे, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो वर्ड आता है बेटा किसके लिए? फाइटो वर्ड आता है प्लांट्स के लिए, और प्लैंक्टन्स मतलब हम छोटे जीवों के बारे में बात कर रहे हैं जो इकोसिस्टम का एक पार्ट है। बेटा जू वर्ड आता है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो इसलिए हम इनको ज़ूओप्लैंक्टन्स की कैटेगरी अलग है और फाइटोप्लैंक्टन्स की कैटेगरी अलग है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आप लोग इनके Yes, sir. बारे में पढ़ोगे आगे। कई एल्गेस भी आते हैं, कई बैक्टीरियाज हैं इसमें, कई क्रस्टेशियंस हैं इसमें, और कई प्रोटोजोआन्स हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप। सो बहुत सारे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं, बेसिकली हम उनको प्लैंक्टन्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। जो एनिमल्स में आते हैं वो ज़ूओप्लैंक्टन, जो प्लांट्स की कैटेगरी में उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स में रखते हैं, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स को खाता कौन है? कई बार इस पे क्वेश्चन आया है फूड चेन में कि प्लैंक्टन्स को अपना शिकार कौन बनाता है? तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑफन ईटन बाय द फिश, दीज आर द प्लैंक्टन्स। सर सी फिशेस सर, इसी वजह से ज्यादातर सी फिशेस को प्लास्टिक से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो प्लैंक्टन समझ के खा लेती है प्लास्टिक को। ठीक है, बहुत छोटे हैं ये। तो इवन पता है कई रिसर्चर्स इन एल्गेज को भी, जो ग्रीन एल्गेज आपको देखने को मिलते हैं, इनको भी उस कैटेगरी में रखते हैं, फाइटो की कैटेगरी में, क्योंकि इन एल्गे को भी कई एनिमल्स जो है वो खाते हैं, एज अ फूड खाते हैं। जानते हैं बात आप? इसको भी एल्गे को खाते हैं। आपको पता है कि कई एल्गेज जो होती हैं बच्चों, वो कई स्पेस ट्रैवलर जो है वो उसको एज अ फूड यूज करते हैं। कितने बच्चे Yes, जानते sir. हैं? यस Yes, सर sir, सुना है। जानते हैं। आपको जानते पता है स्पाइरुलिना नाम की? यस सर, सुना है। हाँ, ये सब एज अ सप्लीमेंट्स ली जाती है, उनको खाया जाता है। कम खाने में ज्यादा एनर्जी मिलती है उनसे, खराब नहीं होती लंबे टाइम तक। इवन मार्केट में अब तो क्या किया गया है कि स्पाइरुलिना की टैबलेट्स तक बना दी है बच्चों। अच्छा प्रोटीन सोर्स है उसके अंदर, अच्छी एनर्जी है, मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल हैं उनकी, स्पाइरुलिना की। तो स्पेस ट्रैवलर ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं, उसको लेके जाते हैं, ज्यादा एनर्जी मिलती है, अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, इस वजह से। फ्रेशवाटर इकोसिस्टम कैन बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर इकोसिस्टम्स एज वेल, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम या रिवर इकोसिस्टम में मैं इसको कैटेगरी में रख सकता हूँ। जैसे पॉन्ड का अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, या रिवर का कोई एक एग्जांपल है। बेटा ये भी तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आएगा या नहीं आएगा, बताओ? रखोगे नहीं रख सकते? यस सर रखेंगे। सर रख रख सकते हैं। सकते हैं, रख सकते हैं Yes, ना? sir. तो ये फर्दर अगर हमें इसको डिवीजन करना है, हाँ करेक्ट, तो ये अगर हमें फर्दर अगर हमें इसको डिवीजन करना है तो हम आगे इसका कर सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। प्लांट्स भी हो जाते हैं पॉन्ड्स में, प्लांट्स भी तो हो जाते हैं, है कि नहीं? पूरी की पूरी फिर फूड चेन बन जाती है। फिशेस भी कई बार Yes, देखी yes. गई, फिशेस भी देखी जाती हैं पॉन्ड्स के अंदर। देखो रिवर में तो फिशेस मिल जाती हैं, यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाती हैं फिशेस। फ्रॉग्स देखने को मिल जाते हैं पॉन्ड वगैरह में आसानी से, कई छोटे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं आसानी से पॉन्ड इकोसिस्टम में। यस सर, सी ग्रास। सी ग्रासेस जैसे, हाँ। तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो एक फूड चेन तैयार हो जाती है, ठीक है। इंसेक्ट बैठ जाता है प्लांट पे, इसको खा गया ये कोई, इसको खा जाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग ईट कर जाएगा, एक छोटी सी फूड चेन बन गई यहाँ पे ये, ठीक है, राइट। और कई बार क्या करते हैं, कई पॉन्ड्स आप लोग देखोगे कि कई फिशेस को ह्यूमन डाल देते हैं पॉन्ड के अंदर,
फूड चेन को बनाए रखने के लिए, फूड चेन को चलाए रखने के लिए। इवन वो अपने लिए भी कई बार की फिशेस को भी खाने, कई बार कई अदर अगर आसपास कहीं रिवर है और इसका कनेक्शन है कहीं, तो कई बार बिग फिशेस भी यहाँ रिवर में से इस छोटे पॉन्ड की तरफ आ सकती हैं और एक फूड ह्यूमन को मिल जाएगा उससे। फिर कई बार रूरल एरियाज में बच्चों पता है क्या होता है, गांव वगैरह में जहाँ पे आसपास नदी होती है, गांव वाले क्या करते हैं कि एक छोटा सा पॉन्ड बनाती है, ठीक है। अब पॉन्ड उन्होंने बनाया, अब उनको पता है कि आसपास पीछे कहीं रिवर है, तो अगर इन दोनों का कनेक्शन है कहीं, वो ऐसे कुछ इरिगेशन टाइप बना के छोटा सा एक चैनल बना देते हैं इन दोनों के बीच में। मतलब ऐसा नहीं कि पॉन्ड का पानी थोड़ा 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 इसमें आता रहेगा और जब चाहे वो बंद कर देंगे, जब चाहे Yes, उसको sir. खोल देंगे। वो रास्ता बनाए थे, जब उनका मन किया खोल दिया, जब मन किया बंद कर दिया। वो कई बार ऐसा इसलिए करते हैं कि ये फिशेस उन्होंने छोड़ दी उसमें, ये आ गए फ्रॉग, इधर उधर से फ्रॉग्स आ गए या फ्रॉग्स को डाल दिया उसमें, इंसेक्ट्स आ रहे हैं बैठ रहे हैं, प्लांट्स आ गए, बन गया धीरे धीरे। और कई बार रिवर से ये बिगर फिशेस यहाँ आती हैं इनको ईट करने, इनको आ जाती हैं बाय मिस्टेक, आ गई पानी के बहाव की वजह से आ गई, उनको दिखा आ गई, तो चलो अब उसको बंद कर दो और पॉन्ड में से वो बड़ी फिशेस को निकाल के खा जाते हैं। तो ये इस तरीके से फूड चेन यहाँ बन जाती है। तो फिर इनको तो ये आप जानती हो कि रिवर्स को आगे लिंक किया जाता है किससे, सी के साथ। हमेशा लिंक होती है या किया जाता है, क्या होती है वो तो, राइट। और इसमें तो प्लांट्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट, बिगर फिशेस, ये सारा आपको देखने को मिलता है, राइट। बर्ड्स भी तो रिवर्स पे हंटिंग करते हैं, करते नहीं करते? बर्ड्स भी हंटिंग करते हैं इस पे, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो वहां से भी वो फूड चेन चलती है। तो बेसिकली कनेक्शन इनका फूड चेन से है, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी इकोसिस्टम में कि एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द फूड, फॉर द न्यूट्रिशन इन देयर इकोसिस्टम, पर्टिकुलर इकोसिस्टम, राइट। तो इस तरह से देखा जाता है बच्चों। आगे जब हम और देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बच्चों कोई एग्जांपल बताओगे मुझे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? There's a many because there are different sorts of places on earth, because the terrestrial ecosystem are so diverse. It is difficult to generalize them. Some of the most common terrestrial ecosystems that are formed are the following. Well, the following, like the rainforest. जनरली देखा जाता है कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, आप लोग तो ज्योग्राफी पढ़ते हो, डेंस इकोसिस्टम होता है बेटा काफी, यहाँ पे होता ही नहीं होता? यस सर। सर छोटे से छोटा ऑर्गेनिजम्स भी मिल जाता है इकोसिस्टम में। Why dense ecosystem, Arnav? Why dense ecosystem, Arnav? सर क्योंकि रेन फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो ट्रीज, हम्म। उनकी एबंडेंस बहुत ज्यादा होती है, प्लस Correct. कई सारी फेवरेबल चीजें होती है, सनलाइट हम्म। ज्यादा होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं एक छोटे एरिया में। एनिमल्स भी हैं, डिफरेंट टाइप के श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है, राइट। जैसे डेजर्ट्स के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। डेजर्ट जो है ऑपोजिट में होते हैं, मतलब ये एक तरीके से ऐसा मानिए कि थोड़ा सा हार्श ही है, ये हार्श एनवायरनमेंट ही देखने को मिलता है यहाँ पे हमें, हार्श इकोसिस्टम ही देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर आप इसका कंपेयर करोगे किसी ठंडे प्लेस से, एंटार्क्टिका से, तो आपको कहाँ ज्यादा एनिमल्स देखने को मिलेंगे? एंटार्क्टिक रीजन में या इन हॉट प्लेसेस पे? Yes, sir. कहाँ देखने को मिलेंगे? Sir, hot Hot places. places. हॉट प्लेसेस। देन अगर कंपेयर करें एंटार्क्टिका से, तो यहाँ पे भी हमें काफी इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। फॉरेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फैले हुए हैं, चाहे वो डेसिडियस फॉरेस्ट हो या फिर कॉनिफर्स हो, आपके कॉनिफेरस, सॉरी। तो ये सपोर्ट करते हैं लाइफ को, और इन फॉरेस्ट के अंदर ही एक्चुअल इकोसिस्टम या फिर एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हमें आसानी से देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स या फिर एक अच्छा इकोसिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा,
वो एक अच्छे फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली फॉरेस्ट या ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ही एक लाइफ को सपोर्ट करता है। अब यहाँ आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, यहाँ आपको वैरायटी देखने को मिलेगी प्लांट्स की, यहाँ आपको वैरायटी देखने को मिलेगी एनिमल्स की। जैसे आप बोलते हो कि अमेज़न है तो रेन फॉरेस्ट, बट वहां भी हमें एक जो इनमें लाइफ देखने को मिल रही है, जो सपोर्ट कर रहा है वो लाइफ को या इस फूड चेन को, या जो मेंटेन कर रहा है इकोसिस्टम को, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। फिर ग्रासलैंड्स होते हैं आपके, और ये भी एक टाइप के कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम से मेरा मतलब समझ रहे हो आप लोग? कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम से मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप लोग? The means Yes, of सर complex बहुत बड़ा ecosystem, फूड वेब। हाँ, there is a variety of food, मतलब यहाँ फूड चेन से मिलके फूड वेब बना रही है। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ अलग अलग टाइप की स्पीशीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब वहां ऐसा समझिए कि एक स्नेक को कई अदर ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्नेक है तो सिर्फ उसको आप फूड चेन में कहाँ रख रहे हो। अगर स्नेक है तो उसको हम कह रहे हैं कि स्नेक को कौन कौन खा सकता है, कि ईगल खा सकती है, स्नेक को पिकॉक खा सकता है। तो हमने सोचा कि नहीं सिर्फ स्नेक को तो नहीं, ईगल ही खा सकती है। नहीं भाई, पिकॉक भी उसको वहां पे, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऐसा है कि वहां एक अच्छा फूड वेब तैयार हो सकता है। कि रैबिट है, अच्छा रैबिट को ईगल भी खा सकती है। अच्छा रैबिट है, रैबिट को वुल्फ भी अपना शिकार, वुल्फ भी रैबिट को शिकार बना सकती है। अच्छा माइस है, माइस को स्नेक भी खा सकता है। अच्छा माइस है, माइस को ईगल भी लेके जा सकता है। ये तो एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो सेवरल ऐसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में फूड वेब्स जो है वो बनते हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं ओशियन इकोसिस्टम। Ocean ecosystems are among some of the most interesting in the world, especially in warm waters such as those of the Pacific Ocean. अब यहाँ भी अलग अलग, जैसे आप देखते हो ना, डिफरेंट टाइप्स अगर मैं बोलूँ तो जैसे शेलो वाटर होगा, यहाँ पे डीप वाटर आप कह सकते हो। वार्म की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वार्म है तो कोल्ड वाटर भी होगा। तो ये अलग अलग टाइप से ओशियन इकोसिस्टम जो है देखने को मिलता है। शेलो वाटर में क्या होगा, आप लोगों ने कॉरल रीफ्स के बारे में तो सुने, कॉरल्स के बारे में सुना है? यस सर, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक। कई छोटी फिशेस हैं वो इस शेलो वाटर में हमें देखने को मिलती है। कई शेलो वाटर में कई फिशेस हमें देखने को मिलती हैं। डीप ओशियन में, डीप वाटर में आपको क्या बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जो जायंट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। जितना समुद्र में, कहते हैं ना कि जितना समुद्र गहरा उतना ही खतरनाक। यस सर। तो जितने भी जो जायंट क्रिएचर है वो सभी डीप वाटर के अंदर ही रहते हैं, डीप ओशियन में रहते हैं। और पता है आपको कितनी सारी ऐसी स्पीशीज भी हैं बच्चों, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, इवन प्लांट्स की भी, जो आज तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई। और वो भी ऐसी, मतलब जो स्ट्रेंज स्पीशीज हैं, स्ट्रेंज स्पीशीज हमें देखने को मिलती है इस डीप वाटर के अंदर। वार्म वाटर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पैसिफिक ओशियन का। ये भी एक अलग टाइप का इकोसिस्टम जो है बनाता है हमारे इस वर्ल्ड में। कोल्ड वाटर के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती कोल्ड वाटर में। तो ये हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है, ये मेंटेन कर रहा है एक तरह से, बस जो भी हम कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं ओशियन इकोसिस्टम की भी अगर हम देखें, राइट। आप देखते हो ना कोल्ड वाटर में
किस किस को रखते हैं हम, एग्जांपल्स कौन कौन आते हैं? तो आपका नाम है, आप बोलेंगे कि सर पेंगुइन भी तो है, पेंगुइन को रख सकते हैं इसमें, पार्ट है इसका। सील्स देखिए, सील्स, सब पोलर बेयर, पोलर बियर है, और Whales. व्हेल्स है जैसे, और तो ये एग्जांपल है बेसिकली। द वॉलरस, हाँ, तो ये सभी किसमें आ गए? ये सभी जो है हमारे ये इस ओशियन इकोसिस्टम में के फर्दर पार्ट्स हो गए, मतलब ये सभी इसके अंदर आ गए। चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे ऑलरेडी मेंशन है, तो शैलो वाटर, डीप वाटर, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, अलग अलग टाइप से और जो हमें देखने को मिलते हैं, ये डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं हमारे। ठीक है जी। तो फूड चेन क्या कहती है हमें बच्चों? फूड चेन की बात चल रही थी, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं फूड चेन को। बेटा आवाज आ रही है? एक मिनट, कुछ करा दिया। आई एम ऑडिबल? यस सर, ओके Yes, sir. ओके, ठीक है, मुझे ऐसा लगा। तो फूड चेन जो है, इन सिंपल जो फूड चेन है हमारी, सिंपली दैट इज व्हाट इज अ सीरीज ऑफ organism, is a series of organisms in which one organism eats another organism, as a food। ठीक है, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस ऐसा देखने को मिलता है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रास है, तो ग्रास को खा गया डियर, और डियर खा गया किसको? लायन को। और जब यही, अच्छा, इस फूड चेन में बच्चों ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स हैं। जैसे कि एक स्टेप आपने ये बोला या दूसरा स्टेप आपने ये बोल दिया, तो ये अलग अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्टेप्स देखने को मिलते हैं। स्टेप्स, वेरियस स्टेप। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो ग्रास की एनर्जी है वो कहाँ चली गई? डियर में। Deer में, जो डियर की एनर्जी है वो lion लायन में। में। तो हम इसमें क्या देखते हैं अल्टीमेटली कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हर एक लेवल पे। इनको हम जो जितने भी जो स्टेप्स हैं, या हर एक स्टेप्स पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, या हर एक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बच्चों, दीज आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। दीज आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है जी, ये हो गए ट्रॉफिक लेवल्स। एक बात, दूसरी बात करते हैं हम। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कैसा होता है। जो एनर्जी फ्लो कर रही है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज सेम, नो। सेम कैसे हो सकती है बच्चे? सॉरी इंक्रीज, नो, दैट इज Increase. ऑलवेज Unidirectional. यूनिडायरेक्शनल। ओके सर, यूनिडायरेक्शनल, हाँ, एक ही डायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यस सर, हम वापस सर से घास एनर्जी थोड़े नहीं, डियर को खा जाएगी। करेक्ट, यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों, जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी, जब हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में, तो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं 1% हमेशा सनलाइट का, ये ध्यान रखिएगा, 1% ऑफ द सनलाइट। ठीक है, और कन्वर्ट करते हैं उसको, एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। बच्चों एनर्जी क्या पढ़ते हो आप लोग? आप लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा ना, कि एनर्जी जो होती है हमेशा कैसी होती है? ट्रांसफर होती है। एनर्जी का यस रूल सर, है, ट्रांसफर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या होती है? हमेशा ट्रांसफर होती है, वन टू अनदर, वन टू अनदर, एक से उसमें ट्रांसफर होती है हमेशा एनर्जी।
तो ना तो हम इसको नष्ट करते हैं, ना ही इसको बनाते हैं कहते हैं, तो इसको ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो फूड चेन जो है, फूड चेन ऑलवेज स्ट्रेट, दैट फॉलो ऑलवेज प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन। उसके लिए हमने एक वर्ड बोल दिया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, दैट इज लाइक द सीरीज ऑफ सब्सिक्वेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं हम, होता क्या है, एक आता है बच्चों 10% लॉ, ठीक है, 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या कहता है हमें, जो 10% लॉ है ये क्या कहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। तो 10% लॉ कहता है कि सिर्फ ओनली 10% ऑफ एनर्जी is transferred where only the 10% energy is transferred to the next trophic level, to the next trophic level. How that is possible? बाकी की 90% कहां गई? अगर सिर्फ 10% ट्रांसफर हो रही है तो रिमेनिंग 90% कहां गई? सर ऑर्गेनिज्म यूज करेगा उस लेवल का। किस लेवल का बेटा? सर जैसे एक ट्रॉफिक लेवल है, सपोज हम प्रोड्यूसर्स का ले रहे हैं, तो उसने सनलाइट से एनर्जी ली और उससे फिर उसके भी तो वर्क होंगे ना, उसको भी अपना Correct. मेटाबॉलिज्म वेरी एक्टिविटीज गुड, एक्सीलेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं ना, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस। करेक्ट। तो एक वर्ड में हम जो 90% यूज कर रहे हैं बेटा, वो लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने में कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करती है, अगर बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है या बॉडी रिप्रोडक्शन करती है तो एनर्जी खर्च होती है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। आपकी बॉडी की जितनी भी सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी कि हमें सिर्फ 10% मिल रहा है, only 10% of energy is transferred to the next trophic level. तो बच्चों आप एक चार्ट देखते हो, हम एक चार्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि ये है, जैसे कि इसका मतलब मानिए कुछ ऐसा, हम एक पिरामिड देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ सबसे नीचे मैंने एक कॉलम बना दिया और इसके बाद मैंने एक यहाँ बना दिया, फिर एक मैंने यहाँ बना दिया लेट्स सपोज, और यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले आप कहेंगे कि सबसे पहले आएंगे प्लांट या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स, करेक्ट, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद जो है आएंगे जो सबसे पहले कंज्यूम करेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। The primary consumers, प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर आएंगे सेकेंडरी secondary कंज्यूमर, consumer, secondary consumers, ठीक है। उसके बाद आएंगे tertiary consumer, टर्शियरी कंज्यूमर, the tertiary consumers. ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से चेन चलती है। तो अगर मेरे पास बेटा ये सारे क्या होते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये सभी क्या हैं? These all are the trophic Trophic levels. levels, ठीक है, ये सभी ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। अब अगर मैं कृष्णा यहाँ पे देखता हूँ बेटा, तो अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो इसका तो आगे 10% ही जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 किलो जूल। 100 किलो जूल, 100 kilojoules.
100 इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 किलो जूल 10 किलो जूल्स 10 किलो जूल, और यहाँ तो बसते बसते आके 1 किलो 1 1 किलो 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 जूल्स जूल। अच्छा, अब बात ये समझ आ रही है कि यहाँ तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिल रहा है मेरे को एनर्जी ग्राफ में, है नहीं है? ये तो एक Yes, sir. ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिल रहा है, डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है मेरे को। किसमें? एनर्जी में। एनर्जी कम हो रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। ओके, तभी जो फूड चेन बनती है, इसी वजह से जो फूड चेन बनती है उनमें 3 या फिर 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आगे तो एनर्जी बचेगी नहीं, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा तो फिर ट्रांसफर क्या होगा। ओके, सो दैट इज द रीजन, ड्यू टू दिस gradual decrease in energy, the food chain contain 3 to 4 trophic level, इसीलिए ये आगे चलेगी नहीं। इज दैट राइट? ऐसा ही होगा, यस Yes, सर sir. राइट? तो इसीलिए इससे ज्यादा हमें ट्रॉफिक लेवल्स देखने को नहीं मिलते बच्चों। ठीक है, चलो, तो ये बात एक हमें समझ है। तो जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है वो भी हम आगे बाद में करेंगे, किस तरह से पूछा जाएगा। तो दे देते हैं कई बार कि सनलाइट जो है 2000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, कि सनलाइट जो है सन से 2000 किलो जूल एनर्जी मिल रही है, तो प्रोड्यूसर पे कितनी जाएगी आगे बना देंगे वो आपका। इसका 1%, बेटा इसका 1% ही तो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? Yes. yes Yes, अब आपको Yes, क्या sir. कर Yes, देंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सन बना देंगे बेटा, और बोलेंगे कि यहाँ से इतने किलो जूल एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे एक 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 मान लीजिए कि एक आपका ट्री बना दिया उन्होंने, ठीक है, बोलेगा कि ये कितना लेगा, फिर आगे बोलेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ से 10% लेना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम तो ये सोचेंगे ना, अच्छा यहाँ से सीधा 10% लॉ के अकॉर्डिंगली इसकी सीधा 10% जाएंगे, नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। यहाँ से इसका 1% जाएगा और फिर उसका आगे 10%, फिर उसका आगे 10%, फिर आगे 10%। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर एकदम? yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। कुछ एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं, या जिसको हम पढ़ते हैं, एक मिनट, इसको क्या हो गया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? देखो, बायो मतलब लिविंग, बायोलॉजिकल वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब कंसंट्रेशन होना किसी चीज की। बच्चों जब हम देखते हैं कि एक ग्रास है, एक ग्रास को खा गया कोई इंसेक्ट, हम देखते हैं कि उस इंसेक्ट को खा गया एक फ्रॉग, हम देखते हैं कि उस फ्रॉग को खा गया एक स्नेक, हम देखते हैं कि उस स्नेक को खा गई एक गॉट, खा गई या नहीं, गॉट क्यों खाएगी, eagle एक ईगल खा गई, चलो ठीक है, ठीक है, या उसको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म ने खाया जिसको आगे ह्यूमन खा सकता है। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस स्नेक को ह्यूमन खा गया, है ना, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इसको आगे ह्यूमन खा गया। तो बच्चों जो भी इम्प्योरिटीज, जो भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस ग्रास में होंगे बच्चों, वो किस में चले जाएंगे? yes, यहाँ पे ग्रास में क्या है, ग्रास के अंदर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। अब अर्णव के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस ये आए कहाँ से? सर लाइफ प्रोसेसेस से। एक्सीलेंट, कहाँ से आए? लाइफ प्रोसेसेस से। ठीक है, और बेटा जो ग्रास के अंदर वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस थे वो यहाँ चले गए, और इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो थे, वो दोनों की बॉडी के अंदर जो थे वो कहाँ चले गए? उसको खा गया फ्रॉग, फ्रॉग में। यस सर।
और Yes, sir. फ्रॉग से चले गए कृष्णा किसमें, स्नेक में, सर स्नेक में, यस सर. और स्नेक पसंद आ गया कृष्णा को मार्केट में, और स्नेक को उठा के ले आया, पाइथन को उठा के ले आया कृष्णा घर में। वैसे तो खाता नहीं है लेकिन खा गया उसने। तो यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्मफुल या जो मैग्निफिकेशन या फिर जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस थे वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले गए। उसे ये नहीं हुआ कि बीमार हो गया, वो नहीं कह रहा मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस थे वो इस बॉडी के अंदर चले गए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं अभी, मैं नहीं कह रहा कि वो बीमार हो गया। जैद के मन में आ रहा होगा कि सर वो तो बहुत बीमार हो जाएगा ऐसे। तो कॉन्सेंट्रेशन जो थी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस की, अगर मैं देखूं कि ग्रास से इंसेक्ट में गया, इंसेक्ट से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, तो ऐसे में ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस बेटा इस हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? सर इंक्रीज. सर इंक्रीज. इंक्रीज होंगे, है ना? इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, फूड चेन में। और जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इस तरह से जो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगी वो किसकी बॉडी में होगी? ह्यूमन. ह्यूमंस. सर ह्यूमंस. So maximum concentration of such chemicals get accumulated in humans, yeah, in human bodies, we can say that human bodies, as human occupy the top level in any food chain। अब अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मैं यहां से ह्यूमन हटा देता हूं, लेट्स सपोज अगर ये छोटी सी एक कोई दूसरी फूड चेन है, ग्रास है, डियर है, लायन है, तो यहाँ ह्यूमन तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन लायन में होगी। यहाँ अगर ह्यूमन नहीं है तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ईगल में, स्नेक में हो गई। या अगर मैंने इसको हटा दिया कि इसके बाद कोई नहीं है, या स्नेक को ईगल ले गया तो ईगल में हो गई। जो दो टॉप पे रहेगा, जो टॉप लेवल पे होगा किसी भी फूड चेन में, उसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर एकदम? सर हम बोल Yes, सकते sir. हैं ना कि जो लास्ट में टर्शियरी कंज्यूमर होगा उसमें सबसे ज्यादा मिलेगी। सबसे ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल। यस सर. सर सबसे सबसे ज्यादा मिलेगी। और सर सबसे ज्यादा जैसे सर पहले डायनासोर्स थे सर, एक्सटिंक्शन के लिए भी सर, क्योंकि ब्रेक कर सकते हैं ना जो टॉप में होते हैं। टॉप के पास एंजाइम ऐसे होंगे बेटा बॉडी में? यस सर. नहीं, ऐसा देख, ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन को टॉप पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ह्यूमन सबका शिकार कर सकता है। यस सर. ह्यूमन तो हमेशा सभी फूड चेन में टॉप पे रहेगा ही रहेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मानो कि ह्यूमन है ही नहीं उस फूड चेन में, तब क्या? तो जो भी टर्शियरी पे होगा, जो भी सबसे लास्ट में होगा, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, राइट? तो ये हमें देखने को सर जैसे पहले डायनासोर्स थे। भाई तू डायनासोर्स के पीछे नहीं पड़ता, तू डायनासोर्स को नहीं छोड़ेगा। सर नहीं, बिल्कुल नहीं। डायनासोर से क्या 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 दिक्कत है तुझे, बता मुझे। सर पहले पैलेंटोलॉजिस्ट बनना था, पर सर बायो अच्छा। में सर कॉकरोच देख के सर मैं वापस आ गया। अच्छा, तो तू कॉकरोच वाला, तो कॉकरोच को मत देखियो, उनके फॉसिल्स मत निकालियो। सर मुझे कॉकरोच छूना ही नहीं पसंद सर, मैं घर में नहीं छूता। नहीं नहीं, घर में कौन छूता है? हम भी नहीं छूते, घर में कोई भी नहीं छूता।
दीदी छूती हैं। तू स्टिक ले लेना, उसको दूर रह, ग्लव्स पहन ले तू कॉकरोचेस के लिए। तो एक काम कर, तू कॉकरोचेस के फॉसिल्स मत निकालियो बस। और उसके Yes, sir. फॉसिल्स तो वैसे नहीं बनते आसानी से, वो मरता ही नहीं आसानी से, उसकी सर बॉडी ऐसी। fossils की बात नहीं सर, उसके लिए फिर भी आपको तू एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पैलेंटोलॉजी में तू इंसेक्ट्स को ही छोड़ दे, और बता, तू इंसेक्ट्स ही छोड़ दे। सर तो- बहुत इंटरेस्ट था उसमें। अच्छा, इंसेक्ट्स में या कॉकरोच में? सर मेरे को डायनासोर्स में। अच्छा, सर डायनासोर्स। ओके ओके, तो अब वो पैशन खत्म हो गया पैलेंटोलॉजी का, है? सर एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा है। अब एस्ट्रोनॉमी में हो गया। ओके ओके, सर अभी भी है दोनों में, पर ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हाँ बेटा। सर टर्शियरी तो सर थर्ड वाले को कहेंगे, पर सर 3 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना? बेटा 3 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब टर्शियरी और 4 इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब एनर्जी नहीं बचेंगी आगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इससे ज्यादा नहीं। मैंने बोला था ना कि 3 या 4, मैक्सिमम हद मार के 5, इससे ज्यादा नहीं बेटा। ओके सर। हाँ, इसलिए मैंने 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल बोला था। देखो कहीं लिखा होगा मैंने, ये देखो बेटा, 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अब इस तरह से हम देखते हैं। फिर बेटा जो फूड वेब आपका बनता है, वो तो आप लोग जानते हो फूड वेब के बारे में। फूड वेब कब बनता है? फूड वेब का मतलब क्या होता है? वेब मीन्स होता है जाल, एक पूरा। तो जब हमारे नेचर में इन नेचर लार्ज number of food chains are interconnected, forming food web, ठीक है। तो फूड वेब का आपके एनसीईआरटी में एक बड़ा ही सुंदर सा चाल बना हुआ है, आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये फूड वेब हमारी बन जाती है। तो जब बहुत सारी फूड चेन्स मिल जाएंगी तो उसको हम फूड वेब का नाम देते हैं। कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या बताती हैं हमें? जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है? तो आप कहोगे हम ही करते हैं सर। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से मेरा मतलब है जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बच्चों एनवायरमेंट में। अब ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज, अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज। और ये जो चेंजेस हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, बेसिकली अगर मैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में बात भी करूं तो बेसिकली मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ह्यूमन एक्टिविटीज को। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या लीड करती हैं? किसे लीड करती हैं? जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो तो आप कहोगे दैट लीड्स टू द पॉल्यूशन, राइट? और क्या क्या होता है? दैट लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन। यस सर। Any other activities which can create a problem for the environment? Depletion of waste disposal. Depletion of waste. Waste what? Disposals. Disposals. All right. Or any other human activities? सर ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज। Overusing of resources, right? Environmental problem हो सकती है ओवर यूज करने से।
ओवर यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, और मतलब ये बेसिकली दीज आर द एक्टिविटीज बच्चों। यस सर लैंड डिग्रेडेशन और सब ये सब लीड करती है। अब कितने टाइप के पॉल्यूशंस के बारे में आप लोग जानते हो बच्चों? देखो, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन, एयर वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और न्यूक्लियर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, और मतलब देयर इज सेवरल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बच्चों, जो इस हमारी ही इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही जो बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं कई एक्टिविटीज की वजह से भी बच्चों आप लोगों ने एक लेयर पढ़ी है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। हम सब इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। अभी लास्ट आप लोगों ने सुना होगा कभी कि ओजोन डिप्लीशन देखने को मिला था, होता ही नहीं होता? ओजोन लेयर क्या है? यस सर एंटार्क्टिका की साइड पे बहुत बड़ा होल पता चला था। करेक्ट। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ ब्लैंकेट। नो, इट्स नॉट जस्ट अ ब्लैंकेट, इट्स एन अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बच्चों, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। हाँ, जो अर्थ को हमारी कवर कर रहा है, हम ये बात सभी लोग जानते हैं, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। इस ब्लैंकेट का काम क्या है? इस ब्लैंकेट का काम है एब्जॉर्ब करना सर टू प्रोटेक्ट यस सर एब्जॉर्ब अस फ्रॉम द सर यूवी यूवी रेडिएशन। सर यूवी ए को अंदर, यूवी ए और यूवी बी को अंदर ना आने देना और अंदर यूवी ना सी आने को देना। अंदर आने देना। करेक्ट। सर यूवी सी आ सकती है पर लेकिन बच्चों ये सिंपली अगर मैं बोलूं तो इसके डिप्लीट होने की वजह से, इसके डिप्लीशन होने की वजह से, इसका रीजन क्या है डिप्लीशन का, छेद होने का, होल होने का? ये ह्यूमन एक्टिविटीज ही तो नहीं है कहीं, यस सर है ना? आप लोगों ने पढ़ा था ना, सर ग्रीन हाउस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गैसेस यस ग्रीन हाउस गैसेस, सर सीएफसी यस सर ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज वाली बात आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? रिसोर्सेज यस बेटा सर मेन जो रीजन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ना इसका, सीएफसी, कहाँ यस यूज सर होती थी बच्चों वो? सर रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर्स और सर एसीज में एयर एसीज में। कंडीशनर। आज, हाँ करेक्ट, और आज हम इनका ऑल्टरनेट ढूंढ चुके हैं। यस गवर्नमेंट सर पर ने सर वो इतना हार्मफुल नहीं है, पर सर फिर भी वो करता है वैसे काम। लेकिन बेटा धीरे धीरे, मान लो कि कोई पॉइजन है, अगर आप उसको रोज थोड़ा थोड़ा ले रहे हो, एक दिन जाके वो इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा कि वो अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इसके प्रोडक्शन पे ही बैन लगा दिया गया था एक पॉइंट पे। क्यों नहीं लगाते? तो हम किससे सफर हो सकते थे? सर कैंसर हमारे सर लिए सर इनके सनबर्न डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, लाइक द हेल्थ हैजार्ड्स। यस सर यूवी ए के तो सर कैंसर ही हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए बोलते हैं कि स्किन कैंसर को लीड कर सकता है, कार्सिनोमा या मिलेनोसाइट। मिलानिन स्किन पिगमेंट होता है, मिलेनोमा कैंसर टाइप स्किन कैंसर क्रिएट कर सकता है। कैटरेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, कैटरेक्ट सुना है? यस सर। यस सर लीड करता था उसको, उस एरिया में देखी भी गई चीजें। सॉइल को अनफर्टाइल बनाना, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई। सर कोरोना ने हेल्प कर दी इसमें। कोरोना ने हेल्प कर दी इसमें। सर लॉकडाउन लगा, लोगों का थोड़ा रोका गया। करेक्ट। और उससे लॉकडाउन से फायदा बहुत हुआ, पोल्यूशन कम हुआ। यस सर एक तरीके से पॉल्यूशन फैला नहीं सकते थे, और जो लोग अच्छा काम करना चाहते थे वो पेड़ तो लगा रहे थे सर, उनके प्रयास सही में काम में आ गए। करेक्ट। तो ओजोन लेयर जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये शील्ड जो आप वर्ड यूज कर रहे थे, कहाँ प्रेजेंट होती है? बच्चों आपने लेयर सुनी होंगी, जैसे एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है। यस सर यस सर। स्ट्रेटोस्फेयर,
सर वहीं पे होते हैं ना शायद। मेनली जो हमें देखने को मिलती है ना ओजोन, मेनली जो फाउंड होती है इस, मानो कि स्ट्रेटोस्फेयर की ये पोर्शन है बच्चों, तो इसका एक अपर रीजन हो गया स्ट्रेटोस्फेयर का और एक लोअर रीजन हो गया। यस सर। सर अपर में होती है ना लोअर पोर्शन में, लोअर में होती है। लोअर पोर्शन में बेटा, लोअर पोर्शन में, ठीक है। तो लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये वहां हमें देखने को मिलती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर, O3 जिसका सिंबल होता है, ठीक है। और आप एनसीईआरटी में लेकिन एक लाइन क्या पढ़ते हैं, आप एनसीईआरटी में लाइन पढ़ते हो, जो बच्चे एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, कि ओजोन या O3, ओजोन और O3 लेयर, क्योंकि वहां पे लेयर्स का डिफरेंस पॉइंट आउट नहीं किया गया वहां पे, तो लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल, एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। वहां पे सिर्फ एटमॉस्फेयर मेंशन किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट में बच्चा करेक्ट आंसर यस जो सर। है, ठीक है। सर एनसीईआरटी में वहाँ पे ब्रैकेट में सर लिखा ये हुआ नहीं है। बताया कि सर कैसे बनती है, O3 कैसे बनती है। अभी बात करते हैं ना, सर ये की है एग्जाम, कैसे एनसीईआरटी में। हाँ वहाँ पे है बेटा, उसमें एक रिएक्शन भी लिखी है छोटी सी, एक ओके लाइन, सर। बहुत छोटी सी। तो ये आपको देखने सर को लाइनें मिलता पढ़नी है। पड़ती है देख देख के उसमें। हाँ तो कुछ नया भी तो मिलता है ना फिर आपको। सर टीचर बताते हैं सर अभी तुम पढ़ोगे और अगली क्लास में जाके पढ़ोगे तुम नया सीखोगे कि कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट तो होता ही है। जो चीजें आप 10th में सीखते हो वो आप कनेक्ट करते हो क्लास 12th में। यस सर। जो चीजें आप, जो टॉपिक, जो चैप्टर्स आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े वो आप कनेक्ट करोगे क्लास 11th में। 11th में। राइट। तो ओजोन जो लेयर है बेटा, डिप्लीशन जो इवेंट जो ऑब्जर्व किया गया था वो लगभग 1970s में, जो हम बात कर रहे थे ना अभी, वो 1970s का केस था, राइट। तो भाई ये जो ओजोन लेयर है, जो इसमें फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जो ओजोन मॉलिक्यूल है कैसे बनता है। सर हाँ बेटा, सर ये 1970s था 1980s था, जैसा एनसीईआरटी में से 1980s लिखा है। 80s है, आई एम Yes. रॉन्ग, मे बी 70s था बेटा, जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ना एंटार्क्टिक रीजन में, जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 70s to 75 के बीच में था, तो 70s था वो, मे बी 70s है वो। सर ये बुक ओल्ड की वजह से शायद लिखा। हाँ हो सकता है बेटा, एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो शायद 75 में भी, जो एग्जैक्ट टाइम था वो 75 का। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ईयर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉलेज के लिए हो सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। इवन कितने भी हायर लेवल पे हो, कई कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर 16 है, वहाँ पे कई डेटा ऐसे हैं जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है। कुछ जो प्रोटेस्ट वगैरह थे वो किस ईयर में हुए, वहां से कई बार ईयर्स को लेके क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन कुछ चैप्टर में ईयर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इवन हायर लेवल पे भी डेट्स कई बार इंपॉर्टेंट नहीं होती, साइंटिस्ट के सर नाम कई बार साइंस में इंपॉर्टेंट इतनी होते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं होती सर कहते हैं ना। ईयर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। सर कॉन्सेप्ट ज्यादा अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है। तो उसमें बेटा क्या लिखा है उसमें, 1980s है। यस सर। मुझे ऐसा लगता है 1970s होगा शायद। सर उसमें लिखा 1970s है, कुछ भी नहीं लिखा। सर उसमें लिखा है बिगन एट शार्पली 1980s। अच्छा बिगिन शार्पली, अच्छा शार्पली Yes, भी आ गया। अरे इतना गलत कैसे हो सकते हैं भाई हम, 1970s, मेरा आंकड़ा गलत कैसे हो गया यार। उसमें लाइन क्या लिखी है उसकी, ओजोन डिप्लीशन जो पहली बार देखा गया था बेटा, ये है वो। मैं
शायद तो उसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द अरे 1980। ओजोन होल कब देखा गया, मैं तो वो बता रहा था। हाँ जी, वो वाला ईयर पूछ रहा हूँ मैं तो। वो वाला ईयर कौन सा था? तो वो तो 1970। 70s में पक्का? या तो हाँ वो 70s टू 80s के बीच का पीरियड होगा, फिर 70s टू 80s के बीच का पीरियड मान लो यार, ऐसा है वो। ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ना, जो मैं ऑब्जर्वेशन का बता रहा हूँ बेटा, वो इस पीरियड का था, मतलब ये था वो। ठीक है, चलो इसको फिर ठीक कर लेना, कोई नहीं। 1970s अराउंड मेरे ख्याल से फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन की गई थी वो तब थी। तो बेटा जो हाई, चलो इस पे आते हैं पहले। फॉर्मेशन जो था ओजोन मॉलिक्यूल का, जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन होती है, जो बेटा हाई एनर्जी जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस जो हैं ये क्या करती हैं, ये ब्रेक करती हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, ये ब्रेक डाउन करती हैं द O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, और ये उसको क्या कर देती हैं, मैं सीधा रिएक्शन ही बताता हूँ, फ्री एटम में मतलब ब्रेक कर देती हैं, ऐसा सर मान ओ और ओ में, है बेटा। सर सिंगल सिंगल ओ में। ब्रेक कर देती हैं उसको, मतलब फ्री एटम में, इसको बोलते हैं फ्री एटम। ठीक है, ये हो गए फ्री एटम्स, इसे बोलते हैं फ्री एटम्स। ठीक है, फ्री एटम्स में ब्रेक कर देती है। और ये जो ऑक्सीजन के एटम है ना, फिर ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इस O2 मॉलिक्यूल के साथ। जब ये कंबाइन होते हैं, जब ये अलग अलग कंबाइन होते हैं, तो फॉर्मेशन होता है किसका, ओजोन का। ये ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो फॉर्म करते हैं एक बड़ा ओजोन का मॉलिक्यूल, तो बनती है ये फॉर्मेशन। डिप्लीशन होने की वजह से बेटा आपको पता है, एक एक चीज ध्यान रखिएगा, ओजोन जो डिक्रीज हुए, मतलब थिकनेस उसकी कम होने गई अंटार्कटिका में, तो वो लगभग 75 नहीं यार, आप ठीक कह रहे हो, 1985 के अराउंड होना चाहिए, 1985 के अराउंड होना चाहिए जो डिप्लीशन देखी गई वो अंटार्कटिका में। यूजेस क्यों हो गया, फिर बच्चों क्या हुआ कि सारे देश मिल गए, अरे यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर क्या हुआ, एक ना वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, सर रियो डी जेनेरो वाला। अरे एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाला, हाँ वही है शायद वो। तो ये यूएनईपी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो यूएनईपी ने क्या किया, इन्होंने स्टॉप कर दिया सीएफसी को, इन्होंने स्टॉप कर दिया सीएफसी को, कह रहे प्रोडक्शन ही नहीं होगा। 1986 की बात है ये, 1986 की बात है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रोटोकॉल बनाया उसका नाम पूछ लेते कई बार आपके एनटीएचसी वगैरह में भी, उसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल बनाया गया, इसके लिए ईयर याद रखना बच्चों, अब ईयर याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल जो था, उन्होंने बोला कि सारी कंट्रीज को फॉलो करना है, ऑल कंट्रीज को इन्होंने भेज दिया और बोला कि भाई इसका प्रोडक्शन ही नहीं करना हमें, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तो वो बिकेगी, और बिकेगी तो फिर वो यूज होगी। तो इन्होंने 1986 में क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो बना दिया और सारी कंट्रीज को इसके बारे में। ठीक है, तो तब से उसके प्रोडक्शन पे क्या लग गया बच्चों, बैन लग गया। ठीक है, अब ईयर याद रखना बेटा, इसमें प्रोटोकॉल में ईयर जरूर याद रखना। तो इस तरह से हमने इसको देखा। ठीक है जी बच्चों, ये ऑलमोस्ट जो आपका चैप्टर है ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ठीक है, इवन एनसीईआरटी में तो जितनी बातें हैं वो सारी हमने लगभग कवर कर ही ली हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इसमें जो भी टॉपिक्स बच रहे होंगे हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग
अपने बोर्ड्स के लिए एक बार आज एनसीईआरटी को रीड जरूर करेंगे और जितने भी हमने जो पॉइंट्स को डिस्कस किया है आज वो सारे आपको वहां पे जरूर मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये वाला है जिसपे क्वेश्चन पूछा सर जा खुद सकता से क्वेश्चन बनाएंगे तब आएगा ना? बिल्कुल बेटा। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे आपका जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो डिफरेंस है उसको आप लोग करेंगे, ठीक है, जहाँ से बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो भी टॉपिक्स आपके बचे होंगे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हम लोग उनको डिस्कस करेंगे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, ठीक है जी, और पढ़ते रहिए अच्छे से। गुड थैंक यू इवनिंग सर, सर, थैंक यू बाय सर, बाय। सर, Thank you, sir. All गुड the इवनिंग best सर, to all of गुड you. इवनिंग सर। Bye bye. Take Bye, care. sir. Good evening. Thank you. All right. Thank you. बाय एवरीवन।